हेलो फ्रेंड्स, मैं सेरा राम सिम्हा और मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद SR सिम्हा में आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके सामने 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स। इसमें हम देखेंगे इडियम्स, उसका अंग्रेजी मीनिंग और उसका हिंदी मीनिंग और उसके साथ एग्जाम्पल। तो उससे अपन समझेंगे। पहला इडियम है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स जैसा होता है, डैगर्स होता है कटार, तो डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है जानी दुश्मन होना, एनिमी, कटु शत्रुता होना। बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है, एक दूसरे के लिए कटार जो है ताने रहते हैं, तो वो डैगर्स ड्रॉन होता है। इसको एग्जांपल समझना, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन। भारत और पाकिस्तान जो एक दूसरे की क्या है, जानी दुश्मन है। तो डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स याद रखना कटार, एक दूसरे के ऊपर कटार लेकर के रहना, मतलब कटार खींचतान करना, तो वो होती है कटु शत्रुता। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवन्स, यानी कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, परेशानी में होना, अस्त व्यस्त होना। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स मतलब कि 6-7 में होना। वैसे इसकी जो उत्पत्ति है ना इडियम्स की, वो डाइस गेम से मानी जाती है कि 6 एंड 7, 6 और 7 जो है वो किसी के पूरे भविष्य को जो है निर्धारित करते हैं, और उसको जो है इसलिए इसको एट 6 एंड 7 डाइस जो पाशा होता है उससे ये टर्म्स निकला है। तो इसका मतलब है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। एग्जाम्पल से समझते हैं, द बुक्स आर लाइंग एट 6 एंड 7 इन द रूम। कमरे में पुस्तकें जो है वो अस्त व्यस्त पड़ी है, एट 6 एंड 7 इधर उधर अस्त व्यस्त। नेक्स्ट देखते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की जड़। इसको समझना, इसको दूसरे भाषा में बोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है कि एक ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक कहानी आती है जजमेंट ऑफ पेरिस। उस कहानी में क्या होता है, एक गोडेस हेरिस नाम की जो एक गोडेस होती है, वो मतलब शादी में जो है एक गोल्डन एप्पल देती है, सोने का जो है एप्पल, सोने की सेव। तो वो उस स्टोरी में जो है झगड़े का कारण बन जाती है, वो सोने की जो एप्पल होती है। इसलिए तब से इसका नाम पड़ा है, तब से एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को कहा जाता है झगड़े की जड़। यानी कि कहीं से कोई चीज़ झगड़े की शुरुआत होती है ना, उसे कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ क्या है, वो है कश्मीर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग ए डेड हॉर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू डू यूजलेस वर्क, यानी कि अनुपयोगी काम करना जिसका कोई परिणाम ना निकले। तो इसको समझते हैं कि टू फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना। डेड हॉर्स यानी मरे हुए घोड़े को। अब मरे हुए घोड़े को कोड़े मार रहे हो, इसका मतलब आप व्यर्थ काम कर रहे हो। तो इसको सेंटेंस में लेके देखते हैं, द प्लांट हैज़ विदर्ड, पौधा सूख चुका है, एंड वोटरिंग इट, इसको पानी देना, इज़ लाइक फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। और इसको पानी देना जो है घोड़े को कोड़े मारना जैसा है, यानी कि ये व्यर्थ काम है। तो फ्लॉग यानी कोड़े मारना, डेड हॉर्स यानी मरे हुए घोड़े को, तो ये हो गया यूजलेस वर्क। नेक्स्ट है टू स्मेल ए रेट। टू स्मेल ए रेट का मतलब होता है जो है शक होना, डाउट होना, सस्पेक्ट ए ट्रिक है, मतलब शक करना किसी के ऊपर। तो स्मेल ए रेट, ये टर्म कहाँ से आई मैं बताऊँ आपको। ये मुहावरा का प्रयोग तब से किया जाने लगा है कि एक समय में ये माना जाता था कि सारी बीमारियों की जड़ें जो है वो चूहे ही हैं। तो इन चूहों को पकड़ने के लिए, मारने के लिए जो है कुत्ते या बिल्लियों का किसी का प्रयोग किया गया। तो जहाँ जहाँ अगर डाउट हुआ ना कि यहाँ चूहा है, तो उसको सस्पेक्टेड मान लिया गया, है ना, सस्पेक्ट टू स्मेल ए रेट। तो तब से जब भी किसी चीज़ पे शक करते हैं तो वहाँ पर जो है इसका प्रयोग करते हैं, टू स्मेल ए रेट। तो ही इंटेंटेड टू हार्म हर, उसने जो है उसको नुकसान पहुंचाने की जो भावना रखी, बट सी स्मेल्ट द रेट, लेकिन उसको शक हो गया। स्मेल्ट द रेट यानी शक होना, तो स्मेल्ट द रेट यानी शक होना, डाउट होना। नेक्स्ट है टू विन
लॉरेल्स, लॉरेल्स होता है बहादुरी का पुरस्कार। तो टू विन लॉरेल्स यानी बहादुरी का पुरस्कार जीतना, मतलब टू अर्न रेपुटेशन या ऑनर। वो कभी कोई किसी को ऑनर या रेपुटेशन मिलती है तो वहाँ पर कहते हैं कि ही वन लॉरेल्स, यानी उसने बहादुरी का इनाम जीता या उसने रेपुटेशन पाई। ही सक्सेस इन आईएएस, आईएएस में उसकी सफलता वन ही उसके लिए लेकर आई लॉरेल्स, यानी जो है प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा लेकर आई। नेक्स्ट, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि छुपे हुए अर्थ को समझना। तो आप दोनों लाइन्स के बीच में छुपे हुए अर्थ को, यानी गूढ़ अर्थ समझना। आई कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, मैं गूढ़ अर्थ को समझ सकता हूँ। अगर कोई आपको कुछ कहे तो आप उसकी जब गहराई तक समझ लेते हो किसी चीज़ को, लाइन्स यानी कि दो लाइन्स है उनके बीच में अगर कुछ भी लिखा हुआ है या नहीं है तो आप समझ लेते हो ना, मतलब गहरी बातें, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब होता है सरस्वती का वास होना, कि उसके तो कंठ पे सरस्वती विराज रहे हैं, मतलब कि जो भी बोलता है ना लोगों को बहुत प्रभावित करता है। टैलेंट फॉर स्पीच, अगर कोई भाषण में प्रतिभाशाली है ना, जिसका भाषण दूसरों पे बहुत असर करता है, जैसे द पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ द गिफ्ट ऑफ गैब है। नरेंद्र मोदी में जो है भाषण की प्रतिभा है, बहुत अच्छे भाषण देते हैं। तो गिफ्ट ऑफ गैब, गैब जो है जुटाना, इकट्ठा करना, तो जो लोगों को आकर्षित करने की जो कला होती है अपनी भाषण से, वो कहलाती है गिफ्ट ऑफ द गैब। नेक्स्ट है वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस का मतलब निरर्थक प्रयास, फुलिश होपलेस चेस। अ वाइल्ड गूस होता जंगली हंस, और उसका पीछा करना एक निरर्थक प्रयास, यानी कि वो हाथ नहीं आने वाला, वो पकड़ में नहीं आने वाला, तो उसका कोई प्रयोग, उसका कोई मतलब नहीं है उसका पीछा करने से। तो इसका मतलब होता है फुलिश होपलेस चेस, फुलिश या होपलेस एफर्ट, ऐसा प्रयास जिसका कोई जो है रिजल्ट नहीं निकलता हो। तो अपियरिंग इन द एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन इज़ लाइक ए वाइल्ड गूस चेस। अपियरिंग इन द एग्जाम्स, परीक्षा में जो बैठना विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के, इज होता है लाइक ए वाइल्ड गूस चेस, एक जो है निरर्थक प्रयास होता है। नेक्स्ट एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर होता है इन नीट एंड क्लीन, इन परफेक्ट ऑर्डर या नीट एंड क्लीन सिचुएशन, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी अवस्था में जो होता है, पूर्ण व्यवस्थित, पूर्ण शुद्ध सही रूप से, उसको कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। तो माई रूम इज़ इन एप्पल पाई ऑर्डर, मेरा कमरा जो है वो एप्पल पाई ऑर्डर है। एवरीथिंग वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर इन एलमीरा, अलमारी के अंदर सब कुछ व्यवस्थित था, तो एप्पल पाई ऑर्डर ना, सब कुछ व्यवस्थित। नेक्स्ट है टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस यानी जो है रिमेन न्यूट्रल, रिमेन इम्पार्टियल होता है जो किसी का पक्ष नहीं लेता हो। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अपन किसी एक की तरफ नहीं हो सकते, आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है ऐसे किसी विवाद पर, किसी मुद्दे पर। तो शिट ऑन द फेंस, जो कि नाम से फेंस होता है बाढ़, जो दीवार जो होती है, बाढ़ जो होता है उसके ऊपर बैठना, यानी कि ना तो इधर का होना ना उधर का होना, तो न्यूट्रल होना। माई फ्रेंड्स वर क्वारलिंग विद ईच अदर, मेरे दोस्त आपस में झगड़ रहे थे, बट आई शैट ऑन द फेंस, लेकिन मैं जो है निष्पक्ष रहा, मैं किधर भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है लोहे के चने चबाना, डिफ़िकल्ट जॉब यानी कि कठिन कार्य करना। हार्ड नट टू क्रैक, कोई मुश्किल कार्य होता है तो वहाँ इसका प्रयोग करते हैं कि हार्ड नट। तो पासिंग यूपीएससी एग्ज़ाम्स, यूपीएससी की परीक्षा पास करना एग्ज़ाम इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, बहुत कठिन काम है। यूपीएससी की परीक्षा पास करना जो है बहुत कठिन काम है, हार्ड नट टू क्रैक, कठिन काम करना, ए डिफ़िकल्ट जॉब। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस यानी चुप्पी तोड़ना। अगर कोई खामोश बैठे हैं या कहीं भी कोई बातचीत की शुरुआत होती है तो कौन बोलता है, इस बोलना शुरू करता है, तो उसका मतलब होता है टू ब्रेक द आइस यानी चुप्पी तोड़ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टार्ट टॉकिंग आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, शांति के बाद जो है बातचीत शुरू करना। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि वी वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, हमारी बोलचाल नहीं थी, बट आई ब्रोक द आइस, लेकिन मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी, यानी कि मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी। तो ब्रेक द आइस यानी चुप्पी तोड़ना।
नेक्स्ट है डन फॉर। डन फॉर का मतलब होता है रूइन, यानी कि बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। तो कभी कभी होता है, जैसे मान लो इसका प्रयोग करते हैं आई एम डन फॉर, मैं बर्बाद हो गया। माई बिजनेस वॉज डन फॉर, मेरा व्यवसाय जो है वो बर्बाद हो गया। तो डन फॉर यानी बर्बाद होना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में। डन फॉर यानी बर्बाद होना। नेक्स्ट है बर्न मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है मध्य रात्रि का तेल। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पहले लाइट या बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होती नहीं थी, तो बल्ब वगैरह नहीं थे, तो लोग जो है वो इसका ऑयल लैम्प का प्रयोग करते थे। तो कोई भी काम, अगर कोई भी व्यक्ति रिमेन अवेक टिल लेट एट नाइट, देर रात तक जगता है, कोई भी व्यक्ति अगर देर रात तक जगता है, वो पढ़ाई करता है, कुछ भी काम करता है, तो उसके लिए प्रयुक्त करते हैं कि बर्न मिडनाइट ऑयल, यानी कि मध्य रात्रि का तेल जलाना, यानी कि मध्य रात्रि तक, रात को 12-1 बजे तक दीपक जलाए रखना या जो है लैंप जलाए रखना, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो रीट एस्पिरेंट्स आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल, है ना। रीट के जो आसार्थी है, अभ्यर्थी जो है, आसार्थी है, वो मध्य रात्रि का तेल जला रहे हैं, यानी कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, देर रात तक मेहनत करना। नेक्स्ट है टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक। तो इसका मतलब है कि टू डिस्कस पर्सनल अफेयर्स इन पब्लिक। तो टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, लिनन वैसे होता है धोती कपड़ा, तो वो जो है पब्लिक में धोना, इसका मतलब ये हुआ कुछ पर्सनल बातें होती है ना, वो पब्लिक के सामने करना। तो सी डिडंट वांट टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, वह पब्लिक में अपनी जो है पर्सनल बातें नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि टू वॉश डर्टी लिनन, यानी कि अपनी पर्सनल बातें जो होती वो पब्लिक में नहीं करना चाहिए, अपने गंदे कपड़े जो है पब्लिक में नहीं धोने चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट है ए कॉक एंड बुल स्टोरी। एक कॉक एंड बुल स्टोरी होता है ए फॉल्स स्टोरी या फिर अनबिलीवेबल स्टोरी, यानी कि ऐसी कहानी जिसके ऊपर विश्वास करना जो है मुमकिन नहीं हो, विश्वास करना नामुमकिन हो। तो ए कॉक एंड बुल स्टोरी यानी कि मनगढ़ंत कहानी, जो झूठी कहानी हो। यू आर टेलिंग ए कॉक एंड बुल स्टोरी, तुम झूठी कहानी कह रहे हो, यानी कि तुम्हारी कहानी जो है वो झूठी है। नेक्स्ट है ए बुल इन चाइना शॉप। अब चाइना, चूँकि फ्रेंड्स आपको पता है चाइना होता चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन। अब आप सोचिए, शीश महल में अगर बंदर घुस जाए, यानी कि कांच के महल में अगर बंदर घुस जाए, तो बंदर का काम है उत्पात मचाना, अब वो कितना नुकसान कर देगा। उसी तरह से जो चीनी मिट्टी का जो अगर दुकान है, चाइना शॉप है चीनी मिट्टी की, उस दुकान में चीनी मिट्टी की दुकान में अगर कोई सांड घुस जाए तो कितना नुकसान कर सकता है। तो वही बात है कि ए बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है नुकसानदेह व्यक्ति। ए मैन हु कैन हार्म, वह व्यक्ति जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो करप्ट मिनिस्टर, जो भ्रष्ट मंत्री जो है इन द गवर्नमेंट, सरकार में, इज ए बुल इन चाइना शॉप, वो जो है व्यक्ति जो होता है वो नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट है टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स, यानी कि मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाना। अब ये इस टर्म का मतलब क्या हुआ कि टू स्पेंड मच, बहुत ज़्यादा खर्च करना। ये यूज़ कहाँ कैसे होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए घर के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही पैसे उड़ाते हैं, दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है खर्च करना। तो इफ़ यू डोंट स्टॉप बर्निंग द कैंडल्स एट बोथ एंड्स, यदि तुम जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करना बंद नहीं करोगे, यू विल हैव नथिंग, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना, यानी कि अत्यधिक खर्च करना। टू स्पेंड मच। नेक्स्ट है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, सेल्फिश मोटिव, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो सी फ्लैटर्स हर बॉस, वह अपने बॉस से चापलूसी करती है, एज क्योंकि सी हैज़ हर ओन एक्स टू ग्राइंड, क्योंकि उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, अपनी नौकरी करनी है, अपना काम करना है। तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है सेल्फिश मोटिव, यानी कि सेल्फिश, अपना काम करना। एट वंस फिंगर्स एंड का मतलब होता है रिमेंबर, यानी कि याद रखना। कोई कहता है ना, वो तो मुझे उंगलियों पे याद है, मुझे चुटकियों पे याद है, मुझे जो है ये टेबल तो चुटकियों पे याद है या उंगलियों पे याद है। तो कोई चीज़ एट वंस फिंगर्स एंड का मतलब होता है उंगलियों पे याद होना, चुटकियों पे याद होना, रिमेंबर। आई हैव माई लेसन्स एट माई फिंगर्स एंड, मुझे मेरे लेसन जो है, मुझे मेरे पार्ट जो है वो याद है।
नेक्स्ट है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, यानी परमानेंटली। ही लेफ्ट द टाउन फॉर गुड, उसने जो है कस्बा हमेशा के लिए छोड़ दिया। फॉर गुड यानी सदा के लिए, हमेशा के लिए। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है आवर नहीं, एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण में। तो ही केम टू हेल्प मी, वे मेरी मदद करने आया एट द 11th आवर, यानी कि आखिरी समय में, एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी समय में। इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, यानी लिखित में। कोई चीज़ अगर कोई कहे, मुंह से बोले, तो उसको नहीं कह के आप कह सकते हो कि जो है गिव मी इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि मुझे लिखित में दो। तो जैसे सेंटेंस देखिए, पुट डाउन योर डिमांड्स इन ब्लैक एंड वाइट, आपकी जो मांगे हैं वो लिखित में दो, हैं। पुट डाउन योर डिमांड्स इन ब्लैक एंड वाइट, यानी लिखित में। नेक्स्ट है निप इन द बड। निप यानी काटना है, काट लेना, काट कर अलग कर लेना। और बड यानी कली, कोई मतलब पुष्प बनने से पहले जो कली होती है वो निकलती है। तो इसका मतलब होता है स्टॉप इन द बिगनिंग, यानी कि कोई चीज़ को शुरुआत में ही रोक लेना। जैसे सेंटेंस देखिए, निप द इविल इन द बड। निप यानी काट लो, द इविल, बुराई को, इन द बड यानी कि बुराई को शुरुआत में ही मिटा दो। किसी खराब चीज़ को शुरुआत में ही उसको नष्ट कर दो, तो बाद में वो बड़ी नहीं बने। किसी समस्या को शुरुआत में ही ख़त्म करना। नेक्स्ट है टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम क्या होती है? टीथिंग प्रॉब्लम्स, जैसे एक छोटा बच्चा होता है और उसके जब दांत निकलते हैं तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स होती है। उसका पेट खराब होता है, उसको दर्द भी होता है, तो वो फिर बाद में, लेकिन वो चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि दांत निकले बिना आदमी खाना कैसे खाएगा बच्चा, तो वो ज़रूरी भी है, लेकिन जो है होती भी है सबको। तो उसे कहते हैं अर्ली प्रॉब्लम्स, यानी जो थोड़ी थोड़ी कोई सी भी काम को करने से पहले जो आरंभिक जो प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है, वो टीथिंग प्रॉब्लम्स कहलाती है। तो माई न्यू बिजनेस हैड टू फेस टीथिंग प्रॉब्लम्स। मेरे नए व्यवसाय को जो है शुरुआत की जो है अर्ली प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एक बोरा है, बोरे के अंदर कुछ बिल्ली को बांध रखा है और उसको मुंह बांध दिया है, उसके अंदर चहल पहल हो रही है। तो लोग समझ नहीं पाते कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन अगर उसको बाहर निकाल जाए तो क्या हो जाएगा? भेद खुलना, रहस्य खुलना। अब वो रहस्य है अंदर बोरे में। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है बिल्ली को बोरे से बाहर रखना, यानी कि टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट, है ना, एक रहस्य खोलना। तो ही वांटेड टू कीप हिज फेलियर सीक्रेट। वह अपने रहस्य को, वह अपने फेलियर को, असफलता को एक रहस्य रखना चाहता था। बट हिज फ्रेंड्स लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेकिन उसके दोस्तों ने जो है वो भेद खोल दिया सारा उसकी असफलता का। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब था टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट। नेक्स्ट है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड या कन्फ्यूज्ड। अब देखिए ऑल एट सी का मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है, तो इसका हिंदी में कहते हैं इसको समझ में नहीं आना। कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है ना, तो ऑल एट सी। जैसे मान लो इन द सेमिनार आई वॉज ऑल एट सी, यानी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था वहाँ पर। होता क्या है कि जब एक जहाज़, शिप जो होता है वो समुद्र में जाता है और हम कोई ज़मीन पे खड़ा है, यानी कि लैंड पे, ज़मीन पे है, तो धीरे धीरे वो जो जहाज़ जो होता है वो पानी में चला जाता है, पूरा समुद्र में चला जाता है, और फिर कुछ भी समझ में नहीं आता वो कहाँ पर गया होगा, क्या क्या होगा। तो जब कोई आदमी कंफ्यूज होता है ना, वो समझ नहीं पाता, तो वहाँ पर ऑल एट सी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ही इज़ ऑल एट सी, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, वो कन्फ्यूज़ है, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, उसे नहीं पता क्या करना है, क्या क्या जाना है। नेक्स्ट है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब है ऐतिहासिक दिन, मेमोरेबल डे। अब रेड लेटर डे इसको क्यों कहते हैं मैं बताऊँ आपको, कि आज भी कई कैलेंडर जब इम्पोर्टेंट त्यौहार होते हैं, कोई दिन होता है कोई इम्पोर्टेंट, कोई जो है महत्वपूर्ण कोई दिन होता है, तो उसको, उस तारीख को रेड लेटर में लिखते हैं नहीं, आपने देखा होगा कैलेंडर में। तो रेड लेटर में जब लिखते हैं इसलिए ही वो रेड लेटर डे कहलाता है, यानी कि ऐतिहासिक दिन। जैसे मान लो द 15 अगस्त इज़ ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है कि नहीं है, क्योंकि हमें जो है आज़ादी मिली है। हॉब्सन चॉइस, यानी हॉब्सन चॉइस का मतलब दूसरा विकल्प नहीं होना। एक थॉमस हॉब्सन नाम का व्यक्ति था 1544 से लेकर 1631 में, और वो एक स्टेबल था, उसके अस्तबल था। वो लोगों को जो है घोड़े देता था, उसके पास 40 घोड़े थे। लोग आते थे उसके पास घोड़े ले जाने के लिए, किराए के लिए, कुछ समय के लिए इस्तेमाल के लिए।
तो वो क्या करता था कि जो है दरवाजे के पास एक घोड़ा था ना, दरवाजे के पास जो जस्ट पास में जो घोड़ा था वो ही देता था। अब लोग उसके पास आते थे ना, तो वो ऐसा नहीं कि वो डिमांड करते थे मुझे वो चाहिए वो चाहिए, वो ले जाऊँ वो ले जाऊँ, नहीं। उसका उसको यही तो उसको यही छूट था कि वो आपको दरवाजे के पास जो घोड़ा है ना वो ही ले जा सकते हो, बाकी आप ले जा नहीं सकते। या तो वो ले जाओ, नहीं तो फिर खाली हाथ लौट जाओ, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा विकल्प नहीं होना मतलब हॉब्सन्स चॉइस। तो इस सेंटेंस देखते हैं, आई हैड टू सेलेक्ट द हॉब्सन चॉइस, है ना, मुझे जो है हॉब्सन चॉइस जो है सेलेक्ट करना पड़ा, यानी कि देयर वाज अ सिंगल शर्ट इन द शॉप, शॉप के अंदर एक ही शर्ट था, तो इट वाज हॉब्सन चॉइस, यानी कि ये जो हॉब्सन चॉइस थी, यानी कि दूसरा विकल्प नहीं था। जब वही शर्ट था तो या तो मैं लूँ उसको या फिर ना लूँ, वन थिंग इज ऑफर्ड, लो या फिर छोड़ो। नेक्स्ट है टू कॉल ए स्पेड यानी साफ साफ कहना। टू से समथिंग द वे इट इज़, कोई चीज़ जैसी है उसको वैसा का वैसा कहना। स्पेड यानी फावड़ा, फावड़े को फावड़ा ही कहना, यानी कि मैं कोई चीज़ साफ साफ कहता हूँ, घुमा फिरा के नहीं, या फिर किसी और तरीके से नहीं, कोई चीज़ स्पष्ट कहना। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है, बॉक्सिंग एक खेल होता है और बॉक्सिंग के अंदर क्या होता है कि कमर से नीचे यानी बेल्ट से नीचे पंच करना, मारना, वो अनफेयर माना जाता है, गलत माना जाता है। तो अनफेयर अटैक जो होता है, वो अनुचित जो आक्रमण होता है, वो हिट बिलो द बेल्ट कहलाता है। कमर से नीचे मारना यानी कि गलत तरीके से, अनफेयर अटैक। तो टू ड्रैग हिज फादर इनटू ए फॉल्स केस, एक झूठे मुकदमे में उसके पिता को घसीटना, इज है टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट यानी जो है अनुचित आक्रमण, गलत जो है हमला करना, झूठे मुकदमे में उसके पिताजी को घसीटना एक जो है गलत आक्रमण है, इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है फायर एंड डिसेंट। एक ईमानदार और साफ सुथरा व्यक्ति होता है, वो अबव बोर्ड होता है। अब अबव बोर्ड का मतलब क्या हुआ देखना। बोर्ड ये शब्द जो है ना वो होता है गैम्बलिंग से आया हुआ। ये जो इडियम्स है वो इसका जो उद्भव होता है ना वो गैम्बलिंग से हुआ है। जुए में क्या होता है कि जो ताश की पत्तियां जो आपके पास होती है, वो जो बोर्ड होता है, जो टेबल जो लगी होती है, उस टेबल से ऊपर, उस टेबल के ऊपर अगर आप पत्ते रखते हो ना तो इसका मतलब आप ईमानदार हो। लेकिन जो ही आप पत्ते नीचे ले जाते हो अपनी गोद में, क्या पता आप चेंज कर सकते हो, वहाँ पर कुछ और उल्टा सीधा कर सकते हो हैं, तो वो आप बेईमानी वहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगर आप अबव बोर्ड हो, यानी कि टेबल के ऊपर ही आपके हाथ हैं सब कुछ वहीं, तो यानी कि आप ईमानदार हो, साफ सुथरे। मुझे लगता है ये आप नहीं भूलोगे। अबव बोर्ड यानी फायर एंड डिसेंट। अब्दुल कलाम वॉज अबव बोर्ड हैं। अब्दुल कलाम एक साफ सुथरे जो है ईमानदार व्यक्ति थे। नेक्स्ट है ए फूल्स पैराडाइज यानी मूर्खों का स्वर्ग, है ना, काल्पनिक खुशी। फूल्स पैराडाइज यानी मूर्खों का स्वर्ग, काल्पनिक खुशी। यू आर वीक एट इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में कमज़ोर हो। टू बिकम फ्लुएंट इज़ लाइक ए फूल्स पैराडाइज है, और तुम अंग्रेजी में जो है कमज़ोर हो। टू बिकम फ्लुएंट यानी कि धारा प्रवाह बनना, इज़ लाइक ए फूल्स पैराडाइज, एक काल्पनिक खुशी, मूर्खों का स्वर्ग जैसी है काल्पनिक खुशी। यानी कि जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो तुम फ्लुएंट इंग्लिश में बन नहीं सकते। नेक्स्ट है फॉर द सेक ऑफ यानी कि खातिर। फॉर द सेक ऑफ, जैसे मान लो ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, उसने अपने जीवन न्यौछावर कर दिया। फॉर द सेक ऑफ मदरलैंड, मातृभाषा के सॉरी मातृभूमि के लिए। तो शेक ऑफ मदरलैंड का मतलब होता है फॉर द शेक ऑफ मदरलैंड यानी मातृभूमि के खातिर। तो फॉर द सेक ऑफ यानी जो है के खातिर। तो फ्रेंड्स ये थे 35 जो है इम्पोर्टेंट इडियम्स जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।